नमस्कार, अभिवादन। रेमेडियल क्लास में आज मैं इंटरमीडिएट फिजिक्स की जो बात करता हूँ रोज़ आपसे, आज मैं चैप्टर 6 में किरचॉफ के नियम की बात करूँगा। इससे पहले पीरियड में मैंने सेल की बात की थी, आज मैं किरचॉफ के नियम की बात करूँगा। और किरचॉफ के दो नियम किरचॉफ ने दिए थे और बहुत पॉपुलर नियम है किरचॉफ के, है ना। पहला नियम है किरचॉफ का, जिसे संधि नियम भी कहते हैं, कि किसी परिपथ में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या मतलब है इस बात का? घर पर तो जंक्शन बनते ही ना, एक ही जगह से तार पंखे में चला गया, दूसरी जगह चला गया और दूसरे कमरे में चला गया, ऐसा होता है ना। जंक्शन के बिना तो सर्किट पूरा ही नहीं हो सकता है। तो अब ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है केवल कि ये कोई बिंदु है, कोई जंक्शन बना दिया। इस बिंदु पर कहीं से I1 धारा आ रही है, इस बिंदु पर I2 धारा कहीं से आ रही है, I3 धारा दूर जा रही है इस जंक्शन से, I5 धारा दूर जा रही है, है ना, ये सब धाराएं आए जा रही हैं, I4 भी दूर जा रही है। तो कहने का मतलब ये है इस नियम का कि एक परिपथ में जितनी धारा उसके तरफ आती हैं और जितनी धारा उससे दूर जाती हैं, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसके पास कौन कौन आ रहा? I1, चलो I1, I2 भी पास आ रही धारा, I2 प्लस कर दिया, और ये तीन दूर जा रही हैं, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो उन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। ये नियम ये कहता है, ये कहता है कि जो आपने I1 प्लस I2 लिखा, I1 प्लस I2 तो लिखो, उसी तरफ ले जाओ माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर यह समझाते हैं, संधि है और यह पूछा गया कि जी इस संधि पर 5 एम्पीयर की धारा इसके पास आ रही है, 4 एम्पीयर की धारा पास आ रही है, 2 एम्पीयर की धारा पास आ रही है, 4 एम्पीयर धारा दूर जा रही है, I का मान कितना होगा? बिल्कुल सीधी सी बात है, मैंने लिखा सिग्मा I बराबर 0। जो धारा पास आ रही है वो मैंने प्लस में ले ली, जो दूर जा रही है वो माइनस में ले ली, बराबर 0 रखा, आंसर आ गया। एक तरीका। दूसरा तरीका, जो धारा पास आ रही है उनका जोड़ और जो दूर जा रही है उनका जोड़ बराबर करा, आंसर वही आया। तो इस प्रकार यहाँ से आराम से मैं इसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। एक और क्वेश्चन है कि I का मान कितना होगा? ये I का मान। अब देखो मैं I का मान कैसे कैलकुलेट करूँगा। अब थोड़ा ध्यान से इसे देखेंगे। यहाँ से देखो ये 20 एम्पीयर धारा आ रही है, तो इस बिंदु पर आकर ये 20 एम्पीयर दो जगह बढ़ गई। इधर को कौन चली गई? 5 एम्पीयर। तो इधर को कौन जाएगा आप बताइए? इधर को निश्चित रूप से 20 एम्पीयर में 5 एम्पीयर इधर चली गई, तो इस डायरेक्शन में 15 एम्पीयर जाएगा। गया? अब देखो इधर से 15 एम्पीयर आ रही, उधर से 4 एम्पीयर आ रही, इस बिंदु पर दोनों मिल गई। तो इस बिंदु पर दोनों मिलने के बाद इधर को कितनी जाएगी? इधर को जाएगी अब ये 15 एम्पीयर जाएगी। अब इधर से 15 एम्पीयर आई, अब इधर को कितनी गई ये आपसे पूछा गया। अब आप बताएं, इधर को 5 एम्पीयर आई थी, इधर को 3 एम्पीयर चली गई, तो इधर को निश्चित रूप से 2 एम्पीयर बचेगी। इस बिंदु पर बताइए क्या होगा? ऊपर से 15 एम्पीयर आ रही है, इधर से 2 एम्पीयर जा रही है, तो इधर को कितनी जाएगी? 15 और 2 17 एम्पीयर। इसका आंसर हो गया। चेक कर लीजिए, इधर से 20 एम्पीयर धारा आई थी, 5 एम्पीयर इधर को, 15 एम्पीयर इधर को गई, 5 इधर को गई, 15 5 20, इधर से 15 आई, गलत हुआ है यहाँ पर, इधर से 15 आई है, थोड़ा गलत हुआ है, दोबारा से कर देते हैं। मैंने इस वजह से चेक किया था कि गलत ना हो जाए कहीं पर। अब आप देखें, इसे थोड़ा सा शुरू से दोबारा बताना पड़ेगा मुझे। अब आप देखें इसे ध्यान से, इधर से 20 एम्पीयर आई, 5 एम्पीयर नीचे चली गई, आगे को 15 एम्पीयर गई, इधर से 4 एम्पीयर आ रही थी, इधर से 15 एम्पीयर गई, तो इस बिंदु पर दोनों मिले, 15 और 4 19 एम्पीयर इधर को हो गई, हुई। इधर को 5 एम्पीयर आई, इधर को 3 एम्पीयर गई, इस साइड कितनी जाएगी? 2 एम्पीयर। अब आप देखें, इधर से 19 एम्पीयर आया, इधर से 2 एम्पीयर आया, इधर 19 प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 21 एम्पीयर इधर धारा आ गई। ठीक, इस प्रकार डिफरेंट पिक्चर्स की हम डिफरेंट यहाँ पर बात करेंगे। ये एक क्वेश्चन इस प्रकार का, ये भी आप इसी प्रकार सॉल्व कर पाएंगे। अब आता है सेकेंडरी, जो दूसरा इसका नियम किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है, इसे लूप का नियम भी कहते हैं,
इस नियम की अगर मैं चर्चा करूं तो इस नियम को ये कहते हैं कोई बंद परिपथ है या कोई बंद लूप है। उस बंद परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर है, उत्पन्न विभवांतर है, उन सबका बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगने वाले सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलो इसे दूसरी भाषा में बताता हूँ। कोई मैंने बंद परिपथ लिया, चलो एक परिपथ लेके ही बात करता हूँ। पहले मैंने एक सेल लिया, सेल के साथ एक प्रतिरोध जोड़ा, एक दूसरा सेल लिया, उसके साथ एक प्रतिरोध जोड़ा। ठीक, मान लिया इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, इस सेल का प्रतिरोध मान लें यहाँ जो लगा था R1 है, इस सेल का प्रतिरोध E2 है, प्रतिरोध R2 है, इस सेल में धारा I1 बह रही है और यहाँ धारा I2 है। ये एक बंद परिपथ हो गया। इस परिपथ में दो तो प्रतिरोध लगे हैं और दो ही सेल लगे हैं। तो यह नियम ये कहता है एक बंद परिपथ में जितने प्रतिरोध लगे हैं धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कर लीजिए, वो विभवांतर आ जाएगा ना। किसी बंद परिपथ में लगे प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली संगत धाराओं का बीजगणितीय योग के गुणनफलों का बीजगणितीय योग यानी I1 R1 I2 R2 का बीजगणितीय योग उस बंद पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह नियम कहलाता है प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर और उनमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, ये इसका फॉर्मूला है और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कैसे? आपको पता था ना, विद्युत वाहक बल तो ऊर्जा वृद्धि की बात करता है, विभवांतर ऊर्जा हानि की बात करता है। जितनी ऊर्जा वृद्धि हुई उतनी ही ऊर्जा हानि हुई, वो दोनों बराबर हैं, है ना। तो जितनी ऊर्जा वृद्धि उतनी ऊर्जा हानि, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी कुल मिलाकर दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी बंद पाश के किसी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, किसी परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलो अब देखिएगा, दो बातें हैं। हमने इसमें बताया था आपको, जब हम सेल से धारा लेते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं V बराबर E माइनस IR, और जब हम सेल को आवेशित करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं V बराबर E प्लस IR। देखिए ये दिशा की बात है। अगर जो एनोड है उससे धारा दूर जाती है, ये उल्टी बात होगी दोनों तरफ की, तो ये प्लस होगा, यहाँ माइनस लगाते हैं प्लस लगाते हैं। चलिएगा एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे हम, और आपको दो तरीके बताऊंगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। एक पहला तरीका मेरा, चित्र में दिखाए गए परिपथ में दो सेल एक दूसरे के साथ प्रतिकूलता से जुड़े हैं। प्रतिकूलता का मतलब यहाँ ये है, यहाँ प्लस इधर है, माइनस इधर है, यहाँ माइनस इधर है, प्लस इधर है, अपोजिट हैं एक दूसरे के। इसके कारण धारा इधर को बहने वाली है और उसके कारण धारा इधर को बहने वाली है। भाई ये प्लस है ना, यहाँ धारा इधर को बहेगी और यहाँ धारा इधर को बहेगी। वैसे तो जो नियमानुसार है, प्रतिकूलता जुड़े हैं। ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मुझे विभवांतर ज्ञात करना है ए और बी के बीच। ये ए है और ये बी है। ए और बी के बीच विभवांतर का सीधा सा अर्थ है मुझे इस सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, यही तो मतलब है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल मेरा है इस टाइप का। आज मैं इस प्रकार के 3 या 4 न्यूमेरिकल की बात करूंगा, बड़े ध्यान से इसे देखेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम इसमें लगाएंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था? किसी परिपथ में विभिन्न खंड होंगे, उन खंड में बहने वाली धारा, उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस पूरे परिपथ में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब आप देखें, इस परिपथ की मैं बात कर रहा हूँ। इस पूरे परिपथ में चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, चाहे अनुकूलता से जुड़े हों चाहे प्रतिकूलता से, पर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? धारा। मान लिया धारा I है, इसमें कितने प्रतिरोध हैं? एक ये 2 ओम का प्रतिरोध है, एक ये 8 ओम का प्रतिरोध है। ठीक, तो मुझे क्या करना है? धारा गुणा प्रतिरोध। धारा कौन? I। इसमें भी I बह रही है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा I गुणा 2, क्योंकि 2 ओम में धारा I बह रही है, 8 ओम में धारा I बह रही है, प्लस I गुणा 8 सिग्मा E।
विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग। अगर ये दोनों सेल एक डायरेक्शन में होते तो दोनों जुड़ते, परंतु जुड़ेंगे अब भी, पर वो एक को माइनस लेना पड़ेगा। 6 - 4 मुझे प्रतिकूलता की वजह से लेना पड़ेगा। ये 10I = 2, I = 0.2 एम्पियर मेरा आंसर आ गया। आपको समझ आया होगा। अब मुझे चूंकि ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, ए और बी के बीच विभवांतर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इस सेल के सिरों के बीच विभवांतर निकाल रहा हूँ और धारा इस सेल के पास जा रही है। इधर को मैंने डायरेक्शन मानी ना, धारा की डायरेक्शन ये दे रखी है मुझे। तो इस सेल को चार्ज किया जा रहा है, वो सेल धारा दे रहा है और ये सेल धारा ले रहा है। तो यहाँ प्लस लगाया, VA = E + IR, E की वैल्यू 4 वोल्ट लगाया, I की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, ये 0.2 एम्पियर, R की वैल्यू 8, हल किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लेता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लेता हूं और क्यों लेता हूं आपको बताऊं, दूसरे तरीके से मैं इसे समझाना चाहता हूं। देखो, मैंने ये क्वेश्चन दोबारा लिया, वही सेम क्वेश्चन है। चलो, मैं इसे सिग्मा IR = सिग्मा E से ही लेता हूं। जितनी मैंने क्या बताया, विद्युत वाहक बल ऊर्जा को वृद्धि को बताता है और विभवांतर ऊर्जा हानि को बताता है, और ऊर्जा वृद्धि और ऊर्जा हानि बराबर होंगे तभी तो काम चलेगा ना, तभी ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करेगा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो जब ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, यहाँ की ऊर्जा यहीं रह जानी है, तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई किसी बात की भी नहीं है। अब आप देखें इसे, सिग्मा IR = सिग्मा E। मैं यहाँ 6 वोल्ट से शुरू करता हूँ कहानी। ठीक, सिग्मा IR E है, 6 वोल्ट लिया मैंने, 6 लिया। इस 6 वोल्ट को मुझे यहाँ से यहाँ तक ही खत्म करना है। ठीक, यहाँ से हम चलते हैं, रास्ते में ईंट हो, पहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये कहानी आपने सुनी होगी। रास्ते में कुछ आ ही नहीं रहा, हम चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। ये प्रतिरोध आ गया। प्रतिरोध का मतलब क्या है? ये हमारी ऊर्जा को पिएगा, और हमारी ऊर्जा को किस प्रकार पिएगा? I × R करके, I × R। मान लिया धारा I है और ये 8 ओम में कितना विभवांतर होगा, कितनी ऊर्जा हानि होगी? V = IR, यानी I × 8। ये रहा -I × 8। ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि 6 वोल्ट इसने ऊर्जा दी एक तरीके से, और वो 6 में से यहाँ पर ऊर्जा हानि हुई I × 8। आगे चलते हैं। अब इस सेल को, सेल धारा तो दे नहीं रहा, सेल उल्टा जुड़ा है, तो ये सेल भी धारा ले रहा है, यानी ये हमारी ऊर्जा हानि ये भी करेगा। ये कितनी करेगा? 4 वोल्ट। तो यहाँ -4 आया। फिर आगे चले, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये 2 ओम में भी धारा आई, ये प्रतिरोध है, ये तो ऊर्जा का बिल्कुल खत्म कर देगा हमारी। फिर I × 2 किया, बराबर 0 कर दिया। हल किया, हल करके वही आया ना जो पहले आया था 0.2 एम्पियर, और फिर मैंने विभवांतर कैलकुलेट किया। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना। अगर यही क्वेश्चन मैं दोबारा करूं और अगर मैं ये कहता हूं, क्या कहता हूं मैं यहाँ पर, मैं ये कहता हूं कि ये सेल इधर बड़ा होता, डंडा इसका, ये छोटा होता, तो ये क्या होता? ये -4 नहीं होता, ये भी +4 होता, क्योंकि ये जब चार्ज नहीं हो रहा, ये धारा ले नहीं रहा, ये धारा देने वाले के साथ रहता। ये इनके दोनों अनुकूलता होती, ये कहता भाई तुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं, ये दोनों खून पीने को बहुत है, 2 ओम का प्रतिरोध और 8 ओम का प्रतिरोध, ये हमारा खून नहीं पीता। यहाँ क्या होता? 6 - I × 8 +4। किंतु इधर इसका ऐसा नहीं है, है क्या? इधर प्लस है, धारा इधर आ रही है, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हमें माइनस लेना पड़ता। यहाँ माइनस लिया हमने। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आने वाले हैं 2-3, बड़ा ध्यान से आप इसे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यह क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। किरचॉफ के नियम के क्वेश्चन मेरे बहुत फेवरेट हैं, और इन्हें बच्चे बड़े समस्या इसे देखते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है अगर ढंग से समझ जाएं तो। धारा ज्ञात करनी है, क्लियर। ये 80 वोल्ट की सेल है, ये 40 वोल्ट की सेल है, इसके कारण धारा इधर को बहेगी I1, इसके कारण धारा इधर को बहेगी I2। ऊपर से धारा I1 आ रही है, इस बिंदु पर यहाँ पर I1 ही धारा बहती है। यहाँ से धारा I2 आ रही है, इस बिंदु पर धारा I2 बहती है। इस बिंदु पर आकर दोनों धाराएं मिलती हैं, इधर को चली जाती हैं, I1 + I2। इस बिंदु पर जाती हैं, इधर को I1 चला गया और इधर को तो I2 आ ही रही है। ठीक, अब ये दो, चूंकि I1 I2 के मान मुझे ज्ञात करने हैं, I1 I2 के मुझे मान ज्ञात करने हैं। ये एक खंड ये हुआ और एक खंड ये हुआ,
ठीक, मैं इस खंड की बात करता हूं, धारा ऐसे गई इधर को गई। ठीक, होना क्या था, मैंने क्या बताया था, धारा गुणा प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल। इस वाले पूरे पार्ट में केवल एक सेल 80 वोल्ट का है, दो प्रतिरोध हैं, एक में धारा I1 है, एक में धारा I1 प्लस I2 है। इन दोनों के धारा गुणा प्रतिरोध बराबर 80, और इसमें भी यही हिसाब लगाएंगे। तो इस प्रकार दो इक्वेशन यहां बनेंगी, उस इक्वेशन को मैं बात करता हूं। ये मैंने आपको पूरा चार्ट बनाकर दिखाई दिया था अभी, इसकी मैं बात करता हूं। अगर मैं ऊपर वाले पाश की बात करता हूं तो दो प्रतिरोध हैं 20 ओम, 20 ओम में धारा कौन, I1। मैंने यहां पर 20 गुणा I1 करा, इस वाले की 40 गुणा I1 प्लस I2 करा, और एक ही सेल है 80 वोल्ट का बराबर 80 वोल्ट। इनकी मैंने गुणा की आपस में और एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले खंड के लिए मैंने एक इक्वेशन बना ली। अब मैं इसी प्रकार दूसरे खंड के लिए इक्वेशन बनाऊंगा, आप देखेंगे इस वाले खंड के लिए। अब मैं इस वाले खंड में जो इक्वेशन बनाता हूं उस वाले में आप देखेंगे ध्यान से, तो ये 10 ओम में धारा कौन बह रही है, I2। 40 ओम में धारा कौन बह रही है, I1 प्लस I2, और एक ही सेल है 40 वोल्ट का। तो 10 I2 40 I1 प्लस I2 बराबर 40। सॉल्व किया, एक इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बस जी अब कुछ नहीं करना है मुझे, इन दोनों इक्वेशन को हल करना है, और हल करके मुझे I1 I2 के मान कैलकुलेट करने हैं, डेट्स ऑल। तो इस प्रकार ये किरचॉफ के नियम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है, ये बड़े सिंपल न्यूमेरिकल हैं, इनमें ऐसे हो जाएगा। और इस प्रकार एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ आपके सामने, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिखा है कि न्यूमेरिकल बदल जाएगा, सब में क्वेश्चन सेम रहता है कि एक चित्र दिया जाएगा और ये कहा जाएगा धारा के मान ज्ञात करो या विभवांतर ज्ञात करो, जो भी वो पूछेगा वो हम करके दिखा देंगे। अब आप देखें, इसमें एक सेल तो ये है, एक सेल ये है। इस सेल के कारण धारा कौन बह रही है, I1। इस सेल के कारण धारा इधर को I2। इस बिंदु पर दोनों मिली, इधर को I1 प्लस I2 चली गई। मैं पहले पाश की बात करता हूं, इस खंड की बात करता हूं। बताइए इस खंड में क्या है, दो तो सेल हैं, दो प्रतिरोध है ना, और दोनों सेल एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, दोनों के कारण धारा इधर को जा रही है। ठीक, ऐसा नहीं है कि इधर को धारा गई, इधर को घूम कर पूरा चक्कर घूम के, ऐसा नहीं है, ऐसा है ना। तो पूरी धारा के धारा इधर को मैं घुमा रहा हूं गाड़ी को, तो इस गाड़ी को देखेंगे, दो प्रतिरोध हैं। देखो मैं एक देसी भाषा में अगर बात करूं, अगर परिपथ में जलेबी टूट रही है, जलेबी जानते हैं, ऐसे टूटती है जलेबी जब पूरा चक्कर घूम जाता है। जब पूरा चक्कर घूम जाए तो बीच में प्लस आएगा विद्युत वाहक बल में, है ना। और अगर पूरा चक्कर नहीं घूम रहा, सेल टूट रहे हैं, सेल जब टूटते हैं तो माइनस आएगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं यहां पर जरा सी बात, इस परिपथ में धारा इधर को, इसमें धारा इधर को, इसमें धारा इधर को, तो धारा ऐसे तो घूम नहीं रही ना। तो धारा गुणा प्रतिरोध, 1 ओम में धारा कौन, 1 ओम में धारा कौन, I1। 1 ओम में धारा कौन, I2। बीच में माइनस, ये रहा माइनस। माइनस क्यों लिया, क्योंकि उल्टी दिशा आ रही है, जलेबी नहीं टूट रही। बराबर 3 माइनस माइनस 0.5, ठीक है जी। तो यहाँ भी घटाया, वहाँ भी दिशा उल्टी ली, और ये आंसर मेरे एक क्वेश्चन बन गई। अब दूसरे पाश में देखो, इधर को धारा जा रही है, इधर को दोनों मिलकर आ रही हैं, इधर को फिर गई, जलेबी टूट गई पूरी, धारा ऐसे से गई। 1 ओम में धारा कौन, I2, तो 1 गुणा I2। 2 ओम में धारा कौन, I1 प्लस I2, 2 में धारा I1 प्लस I2। हल किया, दो इक्वेशन बन गई। उन इक्वेशन को हल करने के बाद धारा के मान कैलकुलेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत अच्छा, आइए एक नया न्यूमेरिकल लेते हैं किरचॉफ के नियम पर। देखिए किरचॉफ का नियम को आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको बहुत सिंपल लगेगा। अगर किसी लड़की को अरहर की दाल बनानी आती है, रेसिपी बनानी आती है, नमक दाल, नमक का मिर्च का अनुपात आ जाता है, तो कोई सा भी दाल हो, कोई सब्जी हो, बना लेती है। आप ये एक क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल दिया है, एक फिगर दी है और कहा है प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए या धारा ज्ञात कीजिए। इससे मत घबराइएगा। आपको करना क्या है, किरचॉफ का नियम लेना है। आपको पता है किरचॉफ का नियम क्या है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। आप एक सेल से शुरू कीजिए। जैसे ये 10 वोल्ट की सेल है,
तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इस सर्किट में इस बड़े सिरे से बाहर की तरफ धारा बहती है, यहाँ से शुरू करूँगा और लौट कर वहीं आऊँगा, और ये 10 वोल्ट का खर्च दिखाना है कि 10 वोल्ट कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। रास्ते में एनर्जी मिल भी सकती है, एनर्जी का लॉस भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। चलो शुरू करते हैं। 10 से शुरू करा मैंने, 10 है ना। अब देखो मैं इधर जाता हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले रास्ते में कौन पड़ा? 3 ओम का प्रतिरोध। अब आप बताइए 3 ओम का प्रतिरोध एनर्जी को लेगा या देगा? एनर्जी का लॉस होगा या एनर्जी गेन होगी? निश्चित रूप से प्रतिरोध है तो ऊर्जा तो खत्म होगी ना। तो मैंने इसमें से ऊर्जा को यहाँ पर हमने खत्म कर लिया। कैसे? अब माइनस आई गुणा आर, क्योंकि सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई है, ई मैंने ले लिया है, आई गुणा आर, धारा गुणा प्रतिरोध करना है। धारा कितनी आ रही है? आई। प्रतिरोध कितना है? 3 ओम का, माइनस आई गुणा 3। चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा था पहले भी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, नदी हो पहाड़ हो। नदी कौन है यहाँ? नदी है प्रतिरोध, और पहाड़ कौन है? सेल। अब चलो बीच में सेल आ गया। अब यह सेल देखो, सेल क्या उल्टा काम हो रहा है ना। सेल के जो बड़ा वाला सिरा होता है वो एनोड होता है, धन सिरा होता है, उससे धारा बाहर जाती है। यहाँ उल्टा हो रहा है, हम सेल को चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करने में तो एनर्जी लॉस होगी ना। तो कितनी एनर्जी लॉस होगी? जितना सेल का विद्युत वाहक बल, और यहाँ सेल का विद्युत वाहक बल है 2 वोल्ट, तो यानी यहाँ आया -2। पर साथ ही साथ एक दुश्मन और है यहाँ, सेल तो चार्ज हम कर ही रहे हैं, ये जो आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का है, इसमें भी एनर्जी का लॉस होगा। तो कितना? आई गुणा 1। चलो आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं फिर प्रतिरोध आ गया। प्रतिरोध कितने ओम का? 2 ओम का, है ना। अब 2 ओम में फिर एनर्जी लॉस होगा, धारा तो एक ही है ना, आई, तो क्या हुआ? माइनस आई गुणा 2। चलो आगे चलते हैं। आगे हम अपने सेल पर लौट आए, परंतु उस सेल का 2 ओम तो रह गया ना, तो माइनस आई गुणा 2 फिर आएगा और बराबर 0। तो इस प्रकार एक इक्वेशन से धारा कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। अब देखो 10, ये रहा 10, -3 आई, -2, माइनस आई, -2 आई, -2 आई, ऊपर से आया, कैलकुलेट किया, 8 आई इजगल टू 8 और आई इजगल टू 1 एम्पियर। अगर वो धारा पूछता तो आई बराबर 1 एम्पियर आ गया, पर उसने पूछा क्या? सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। अब देखो सेल के सिरों के बीच विभवांतर कैसे ज्ञात करूं? ये सेल तो धारा दे रहा है, तो यहाँ पर तो मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ इस सेल में, क्योंकि ये धारा दे रहा है। यहाँ तो मैं फॉर्मूला यूज करूँगा V बराबर E माइनस आई आर। आई आपने कैलकुलेट कर लिया, ई जो है आपका आराम से पता ही है 10 वोल्ट है, धारा आपने कैलकुलेट किया 1 एम्पियर है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। इस सेल में धारा ले रहा है, तो यहाँ मैं यूज क्या करूँगा? V बराबर E प्लस आई आर। चलिए अब मैं इसे करके दिखा देता हूँ जल्दी से आपको, आप इसे आराम से देख पाएंगे। देखो आप, ये प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर। पहले सेल के लिए मैंने बताया धारा दे रहा है, तो V बराबर E माइनस आई आर। E की वैल्यू 10, आई आपने कैलकुलेट किया था 1, R की वैल्यू 2, हल करके 8 वोल्ट आ गया। और दूसरा सेल है, इनके सिरों के बीच विभवांतर V बराबर E प्लस आई आर। E की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, 3 वोल्ट इसका आंसर आ गया। ठीक, एक और पॉपुलर क्वेश्चन आपका इंतजार देख रहा है, जिसका तो आंसर भी जब मैं पढ़ता था जब से याद है ना। इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। कहा गया 1 ओम के प्रतिरोध है कुछ, और 1 ओम के जो प्रतिरोध हैं उन्हें घन की भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है। एक क्यूब है, क्यूब जानते हैं, जैसे एक कमरा क्यूब होता है, उस कमरे की जितनी भुजाएं हैं उन सब में 1 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, और उस घन के विकर्ण के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा इसे देखना है। और अगर कुल प्रतिरोधों के बीच एक 5 वोल्ट की सेल जोड़ देंगे, है ना, तब सेल से बहने वाली धारा कितनी होगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा सुनना देते हैं। एक घन है, उस घन की जो 12 भुजाएं हैं, उस प्रत्येक भुजा में 1-1 ओम का प्रतिरोध रखा है। ये 1 ओम का प्रतिरोध, ये 1 ओम का प्रतिरोध, ये भी 1 ओम का प्रतिरोध, सब में प्रतिरोध 1-1 ओम का है। और कहा यह गया है, क्या कहा गया है कि भाई कुल दो विकर्ण के बीच, विकर्ण के 2 बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध कितना है, और अगर हम 5 वोल्ट की सेल लगा दें विकर्ण के बीच तो कितनी धारा बहेगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने इसकी दूसरी पिक्चर आपको बनाई है। इस दूसरी पिक्चर में आप ध्यान से अगर देखेंगे, मैंने यहाँ से धारा मान लिया 6 आई धारा आई, इधर से 6 आई। यह 6 आई क्यों लिया मैंने?
क्योंकि इस बिंदु पर धारा 3 जगह बटी, चूंकि प्रतिरोध बराबर हैं तो धारा भी बराबर बराबर बटेगी, है ना। एक तरफ को धारा 2i गई, दूसरी तरफ को भी 2i और तीसरी तरफ को भी 2i धारा गई। अगर मैं धारा i मानता तो ठीक i मान लेता तो 3 जगह बढ़ती i बटा 3 i बटा 3 i बटा 3। उससे अच्छा ये है कि मैं 6i धारा ले लूँ और उसे 2i बांट दिया। अब इस बिंदु पर जाकर धारा फिर बढ़ जाती है, 2i में से इधर को i गई और इधर को भी i गई। इसी प्रकार ये भी बढ़ जाएगी, यहाँ जाकर i और i, यानी धारा बांट दीजिए किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार i और i। ठीक, अब ये चूंकि इधर से भी i आ रही है, इधर से भी i, इस बिंदु पर जाकर फिर 2i हो गई और इसी प्रकार सब जगह 2i हो गई और यहाँ फिर 6i धारा हो जाती है। यानी पहले मैंने धारा बांट दी किरचॉफ के पहले नियम से। किरचॉफ का पहला नियम आपको याद होगा, क्या याद था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब बात आती है विकर्ण के बीज की। अब जब विकर्ण के बीज बात आई तो मैं क्या करूँगा, मैंने कोई सा विकर्ण ले लिया, मान लीजिए मैंने विकर्ण ले लिया a और g। तो a और g के बीच में विभवांतर की बात अगर करता हूँ तो a से g तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। जैसे एक रास्ता मैंने लिया, मैं a से d जाता हूँ, d से c और c से g। और कोई रास्ता ले लीजिए, आप कोई सा भी रास्ते का चुनाव कर लीजिए, प्रत्येक में यही 3 फैक्टर आने वाले हैं, 3 ब्रांच पड़ने वाली हैं। यानी a और g के बीच विभवांतर, a और d के बीच विभवांतर, d और c के बीच विभवांतर और c और g के बीच विभवांतर के योग के बराबर होगा। अब a और d के बीच धारा कौन बह रही है, 2i, और प्रतिरोध कौन है, 1 ओम का R मान लेता हूँ। विभवांतर किसे कहते हैं, धारा गुणा प्रतिरोध, तो 2i गुणा R। इसी प्रकार दूसरे वाले बीच वाले तार में धारा i है, केवल i गुणा R। तीसरे वाले में धारा 2i है, 2i गुणा R। हल किया, i कैंसिल हुआ, R बराबर आया 5R/6। और चूंकि आंतरिक एक प्रतिरोध एक भुजा का 1 ओम है, R का मान 1 ओम लगाया तो R बराबर 5/6 ओम। डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में तो मुझे याद होता है, घन का सवाल जब आता है और घन की सब भुजाओं में ये है तो 5/6 इसका आंसर याद रहता है। अब मुझे धारा कैलकुलेट करनी थी 5 वोल्ट का सेल लगाने के बाद। धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर E बटा R प्लस R। E की जगह 5 दे रखा है, R की जगह 5/6 है, आंतरिक प्रतिरोध 0 है जब दे नहीं रखा तो, और I बराबर मेरा ये 6 एम्पियर इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको ये किरचॉफ के नियम के ऊपर न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। धन्यवाद।